बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहनाज भट्टी आपकी खिदमत में मौजूद है और उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। आज का बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन लॉ एंड इक्विटी। बेसिकली जो मैक्सिम्स ऑफ इक्विटी हमें पढ़ाई जाती हैं लीगल आर्गुमेंट्स में या इक्विटी क्या अदर सब्जेक्ट से या गेट के हवाले से, लेट के हवाले से या जुडिशियल प्रिपरेशन के हवाले से, उसमें मैक्सिम्स और कॉमन प्रेसिडेंट्स, सम लोन वर्ड्स जो यूज होते हैं, उन सब में इक्विटी और कॉमन लॉ का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए आज मैंने ये इम्पोर्टेंटली समझा के इस पर स्टार्ट से वीडियो बनाई जाए। उसके बाद इक्विटी के मैक्सिम्स और हमारे जो सारे लोन वर्ड्स जो गेट, जुडिशरी और लेट की प्रिपरेशन के हवाले से यूज होते हैं या जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हम कवर करेंगे। तो आज का बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो है कॉमन लॉ और इक्विटी और उसकी डेवलपमेंट कैसी हुई। आज के टॉपिक में सिर्फ हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री के बाद थोड़ी सी नॉर्मली बस हमें ओवरव्यू पता चल जाए कि कॉमन लॉ कैसे डेवलप हुआ और इक्विटी किस तरह से डेवलप हुई, वो सिर्फ हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपली मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ स्लाइड्स, जिसकी बेसिस पे आपको ज्यादा समझ आएगा कि कॉमन लॉ और इक्विटी क्या है। तो यहाँ पे हम चूज करेंगे कॉमन लॉ और इक्विटी के। बेसिकली कॉमन लॉ एंड इक्विटी में जो मेन है वो ये है कि इसकी डेवलपमेंट किस तरह से हुई। अब अगर हम इस टॉपिक पे देखते हैं तो कॉमन लॉ क्या है, पहले इंट्रोडक्शन में ये स्टार्ट हुआ है बेसिकली 1066 में, जब नॉर्मन किंग इंग्लैंड में आए। उन्होंने अपनी बादशाहत शुरू की। पहले वो यहाँ नहीं होते थे और उन्होंने कॉलोनीज और अपने सिस्टम को डेवलप करना स्टार्ट किया। अब जब उन्होंने ये हासिल कर लिए कुछ लायके, तो उन्होंने ये समझा कि हम बेहतर नमूने से अपने लीगल सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम स्टेट के लीगल सिस्टम को कंट्रोल कर दें। इस बेस पर उन्होंने किंग क्यूरियारिजिस, विलियम द कॉन्करर जिसने बनाया किंग्स कोड बनाई, और ये इनकी प्रिंसिपल सीट सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ लंदन में कायम। अब उसके बाद हेनरी टू के दौर में जो जजेस क्यूरियारिजिस में अपॉइंट हो चुके थे, उनको वियना, टोक्यो, ब्राजील और सम कॉलोनीज में भेजे जाते कि आप जाके उनके प्रेसिडेंट्स देखें, उनके लोकल कस्टम देखें और वो आके हमें बताएं। फिर जब उन्होंने कस्टम्स देखे और प्रीवियस जो थी सारी, उनके देखने लगे कि इन सबका कॉमन चीज क्या है, इन सबका कॉमन जो लॉ है या इन सबका जो कस्टम कॉमन कौन सा है। उस बेसिस पर जजेस ने क्या किया कि बैठ के सिटिंग्स में बैठ के उन्होंने अपने डिसीजंस देना बेहतर समझा। अब यही डिसीजन जो कॉमनली सबने डिसाइड किया, एक किसी ट्रेडिशन पर, एक किसी प्रेसिडेंट पर, वो जाके दूसरी जगह दूसरे इलाके में अप्लाई कर लेते। इस बेसिस पर लोगों को फर्स्ट जो कंडीशन थी उसकी बेसिस पर कुछ जस्टिस या कुछ उनके प्रॉब्लम सोल्व होना स्टार्ट हो गए और इसी को हम कॉमन लॉ कहते हैं। कॉमन लॉ क्या है? जो कॉमन टू ऑल हो। ये बेसिकली प्रेसिडेंट्स है, वो जजेस के डिसीजन जो वो डिसाइड करते थे ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशंस, तो उनको हम कॉमन लॉ कहते हैं। अब इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट्स किस तरह से स्टार्ट हुए कि जब बेसिकली ये समझा जाता था कि जो कॉमन लॉ का जो बेस था, जो मेन बेस था, वो ये था कि कॉमन लॉ जो ऑथेंटिक जिसको सोर्स माना जाता था वो डैमेज देता था
कंपनसेशन देता था दूसरी पार्टी को, ना कि उनके इश्यूज को सॉल्व किसी और हालात के हिसाब से करता था। मिसाल के तौर पे अगर एक जगह पे केस हो रहा है कि किसी का मर्डर कमिट हो गया है, तो वहां पे क्यूरिया रजिस्टर क्या कर रही थी कि वहां पे जो विक्टिम होते, जो अफेक्टेड पार्टी होते, उनको डैमेजेस देके, उनको कंपनसेशन देके और किस्सा खत्म कर लेती। इसी बेसिस पे जस्टिस को इंसाफ जो था वो नहीं मिल रहा था लोगों को। ला तो बेसिकली मौजूद था, रेसिडेंट तो मौजूद थे, लेकिन वो पर्टिकुलर रेपरक्यूशंस, पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस जो अराइज हो रहे थे उनसे कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया। और इस प्रॉब्लम से जहां पे कॉमन लॉ में कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हुआ, वहीं पे डेवलपमेंट ऑफ इक्विटी स्टार्ट हुई। तो बेसिकली इक्विटी क्या है? फेयरनेस, इम्पार्शलिटी, लीगल सेंस, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ऐसा लॉ जो रेमेडीज प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया हो, उन पार्टीज को उस जगह पे लॉ ये बनाया गया है जहां पे दूसरे आपके लॉ साइलेंट है। कॉमन लॉ आपको जब रेमेडी नहीं दे रहा था, उस टाइम पर उस गैप को फिलअप करने के लिए इक्विटी को बनाया गया, जो जिसकी बेस क्या थी कि जहां पे रिटन प्रेसिडेंट यानी साइलेंट है, जुडिशियल डिसीजन साइलेंट है, आपके पास कोई और रेमेडी अवेलेबल नहीं है और आप हकदार भी हो, आपको इंसाफ मिलना चाहिए, उस टाइम पर, इस पॉइंट पर कॉमन लॉ को हटा के साइड पे करके इक्विटी को अप्लाई करना शुरू कर दिया। अब बेसिकली जो हमने कॉन्फ्लिक्ट डिसाइड किया, तो क्या हुआ कि जब प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व नहीं हो रही थी तो इक्विटी स्टार्ट हुई। अब किंग ने क्या किया कि वो जजेस जो अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिडेंस, उनको ये कहा कि आप हालात के हिसाब से, आप सिचुएशन के हिसाब से अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। तो क्या हुआ कि जो जजेस सेंड हो रहे थे उनको लॉर्ड चांसलर कहा जाता था और चांसलरी कोर्ट उनकी अलग बना दी। लॉर्ड चांसलर बेसिकली चीफ जस्टिस को कहा जाता था, बाकी सारे चांसलर होते थे। लॉर्ड चांसलर का काम क्या होता था? उन सबको सुपरवाइज करना, उन सब पर नजरसानी करना और नजर रखना कि कौन किस तरह से काम कर रहा है। अब जो लॉर्ड होते, जो चांसलर होते, वो क्या करते कि अपना जो केस उनके सामने आता वो गवाह लेते, वो हालात देखते, ना कि कस्टम की बुनियाद पर देखते। मिसाल अगर किसी से प्रॉपर्टी छीनी जा रही है और वहां पे डैमेजेस, जाहिर सी बात है कॉमन लॉ डैमेज अप्लाई करने के लिए था। वहां पे अगर प्रॉपर्टी अगर किसी की ली जा रही थी तो क्या किया कॉमन इक्विटी ने, तो वहां वो प्रॉपर्टी देना स्टार्ट कर दी। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसको वो चीज दी जा रही थी जो कि वो वाकई में डिजर्व करता है। इसी हिसाब से ग्रेजुअली स्टार्ट हुई इक्विटी की डेवलपमेंट और इक्विटी की चांसलरी कोर्ट जिसको कहते हैं वो स्टार्ट हो गई। अब एट द बिगनिंग जो चांसलर थे वो अपने हिसाब से, जो जजेस होते थे उनको अपॉइंट किया जाता, वो जाहिर सी बात है क्यूरिया रजिस्टर की बेस पर चांसलर कोर्ट बना था। इस वजह से जो जजेस होते वो इतने ज्यादा क्वालिफाइड नहीं होते थे, एजुकेटेड नहीं होते थे। तो उसके बाद ये सर थॉमस मूरे, पहले वो लॉर्ड थे जो क्वालिफाइड थे, जिनके पास एजुकेशन थी और जो अपने फैसले ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन ही पजेस सॉल्व किया करते थे। इस पॉइंट पर जब सर थॉमस मूरे पहली बार हुए तो उस पॉइंट के बाद जजेस जो है वो क्वालिफाइड आना स्टार्ट हो गए कि आएंगे तो लायर्स आएंगे, या जो स्किल्ड जजेस हैं जो पहले सुपीरियर कोर्ट्स में रह चुके हैं वो चांसलरी कोर्ट में इन होंगे। यहाँ से एक पॉइंट स्टार्ट हो गया कि चांसलरी कोर्ट की डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो गई। इसके बाद अब पहले क्या था, जब बीच में के डिसीजन सही हल हो रहे थे और चांसलर वगैरह को भी हल हो रहा था प्रॉब्लम्स, लेकिन उसके बाद क्या हुआ
कि कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों लॉज में, कॉमन लॉ और इक्विटी में, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आना स्टार्ट हो गया, कौन सी कोर्ट जो है वो प्रिवेल करेगी। तो फिर कौन सा केस आया जिसको हम सीजे ऑक्सफोर्ड के नाम से कहते हैं, 1615 में केस आया, जिसमें सिटिंग जज जो किंग्स कोर्ट का था वो उसका नाम था कोक सीजे, और लॉर्ड चांसलर जिसको एलिस मेरे कहा जाता है, जो उस टाइम सिटिंग में था, उसने ये कहा, कॉमन लॉ की कोर्ट में आया कि कॉमन लॉ बेसिकली ये प्रॉपर्टी का केस था, जिसमें ये कहा गया कि जो प्रॉपर्टी है वो कंपनसेशन भी दी जाए, पार्टीज ने भी ये कहा कि कंपनसेशन भी दें और हमें प्रॉपर्टी भी वापस करें। तो कॉमन लॉ बेसिकली था ही डैमेजेस के लिए, तो जज ने कहा कि आपको सिर्फ डैमेजेस क्लेम हम दे सकते हैं, बाकी हमारे पास नहीं है। लॉर्ड चांसलर ने कहा कि ये इन्फोर्स नहीं हो सकता। इस पॉइंट पर दोनों कोर्ट्स में जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। उसके बाद सर बेकन, जिसको जुडिकेचर एक्ट 1873 की वजह से मतलब उसकी डेवलपमेंट की वजह से याद किया जाता है, उसने ये पॉइंट क्लियर किया कि जहां भी इन दोनों लॉज में, इन दोनों पॉइंट में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो इक्विटी जो है वो प्रिवेल करेगी, क्योंकि इक्विटी बना ही लोगों को इंसाफ देने के लिए है। लोगों को अगर हम कॉमन लॉ अप्लाई करेंगे तो सही से लोगों को वो मसला हल नहीं कर सकते जो उनका हल होना चाहिए। इस बेसिस पे अब जो कॉमन लॉ और इक्विटी एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गए, और ये डिसाइड हो गया कि जहां भी प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी प्रिवेल कर रहा है वहां कॉमन लॉ कोर्ट के कोई भी डिसीजन, कोई भी लॉ कॉमन जो है वो अप्लाई नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा इंट्रो था। नेक्स्ट क्लास में हम मैक्सिम्स ऑफ इक्विटी पढ़ेंगे। मैक्सिम्स ऑफ इक्विटी और जो एप्लीकेशन उनकी है हमारे सर्टेन लॉज में या ब्रिटिश लॉज में, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, और होपफुली कि आपको सही समझ आया होगा। मैं आखिर में यही कहना चाहूंगी कि मैं एक इंसान हूँ, और गलती करना, अगर मुझसे कुछ ना समझाया जा सका हो या मैंने कुछ सही ना समझाया हो तो आप मुझे अपनी राय दे सकते हैं। और तब तक के लिए यमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया बहुत बहुत।